हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। एंड आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फूड्स एंड न्यूट्रिशन का डिस्कस करेंगे, असेसमेंट ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक जितने भी एग्ज़ाम्स हुए, DSSP हो गया और या UGC नेट हो गया, या स्लेट टेस्ट हो गए, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें होम साइंस या फूड्स एंड न्यूट्रिशन का टॉपिक कोई भी आता है तो उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एंड इस वीडियो के थ्रू सारी आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। जितने आपके डाउट्स होंगे आई होप वो क्लियर हो जाएंगे। एंड इसमें आपको बेसिकली ये भी पता चलेगा कि क्वेश्चंस किस टाइप से एग्जैक्टली आते हैं। सो जस्ट पूरी वीडियो देखना, एंड तक देखना, बिकॉज कुछ मेजर पॉइंट्स हर स्लाइड में हैं। सो आई होप यू विल लाइक इट। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले, before we start about nutritional assessment, we need to know what is nutritional status or what is nutrition like. Nutrition, we all know, a balanced diet which has all the vitamins, important minerals, carbohydrates, a perfect balanced diet that we need to regulate our body functions in a proper way. So similarly, nutritional status, it is a condition of the body as a result of intake, absorption and use of nutrition, as well as the influence of disease related factors. So basically it is the process, it is a condition जो एक रिज़ल्ट होती है कि हम कौन से न्यूट्रिएंट्स को इनटेक यानी कि कंज्यूम करते हैं, देन उसका एब्जॉर्प्शन और वो बॉडी कैसे यूज़ करती है, प्लस इट्स इफ़ेक्ट विथ डिजीज़ रिलेटेड फैक्टर्स, आपकी इम्यूनिटी और एनीथिंग आप जिस सर्कमस्टांसिस में हो, वो सारी चीज़ों का जो रिलेशन होता है आपकी जो हेल्थ एंड वेलबींग को डिस्प्ले करता है, दैट इज़ द न्यूट्रिशनल स्टेटस. नाउ इट इज़ डिटरमाइंड बाय द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स. सो बेसिकली किसी एक रीज़न से नहीं होता, इसमें बहुत सारे इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स भी होते हैं, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल स्टेटस पे एक बहुत इंपॉर्टेंट इफ़ेक्ट पड़ता है. नाउ जो ये फैक्टर्स हैं, दीज आर बेसिकली इनडायरेक्ट मेथड ऑफ असेसिंग अ न्यूट्रिशन स्टेटस. हमारे दो टाइप के मेथड होते हैं. फर्स्ट वन इज़ डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड इज़ इनडायरेक्ट मेथड. नाउ अगर हम देखें तो जो एक्सटर्नल में, जैसे कल्चर हो गया, सोशल आपके सर्कमस्टांसेस हो गए, या इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस हो गए, आपका क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, ये सारे भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी का भी न्यूट्रिशनल स्टेटस को गेस करने में. लाइक वी नो कि जो लोग फाइनेंशियली पुअर हैं, जो पुअर पीपल हैं, जो इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड सोसाइटी से हैं, हम उनको इमेजिन कर सकते हैं कि बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रॉपर फूड या प्रॉपर न्यूट्रिएंट रिच फूड जो हमारे को थोड़े ऐसे सोर्सेज से मिलता है जो फाइनेंशियली थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, वो लोग वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे. सो वी कैन मेक अ गेस कि हाँ, उनको हो सकता है इस पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो. सो वी हैव टू एजुकेट देम अबाउट इट्स चीपर सोर्सेज. सो ये थे बेसिकली हमारे इनडायरेक्ट मेथड्स. सो अगर हम देखें इंटरेक्शन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो उसमें इंटरनल में आता है एज, सेक्स, न्यूट्रिशन, फिज़िकल एक्टिविटी. जो भी ह्यूमन है उसका एज हो गया, एज एज इन वो कौन सी एज ग्रुप में, वेदर ही इज़ अ एडोलेसेंट, अ चाइल्ड, इन्फेंट और ओल्ड पर्सन और एडल्ट, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज हर एज की एक अलग न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है. सिमिलरली इफ़ वी टॉक अबाउट सेक्स, उसमें भी मेल्स की अलग रिक्वायरमेंट होती है, फीमेल्स की अलग रिक्वायरमेंट होती है. लाइक वी नो, मेल्स में बॉडी बिल्डिंग के लिए या मसल बिल्डिंग के लिए जो प्रोटीन्स एंड कार्ब्स, इन सब की अलग वैल्यू डिमांड होती है. सिमिलरली फीमेल्स में आयरन रिच फूड, कैल्शियम रिच फूड की ज़्यादा डिमांड होती है. नेक्स्ट कम न्यूट्रिशन, उनका क्या बैकग्राउंड रहा है, वो कैसे न्यूट्रिशन, किस टाइप का फूड खाते हैं, वेदर दे कंज्यूम बैलेंस डाइट और नॉट, बचपन से या अभी, वो सब भी एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है. देन द फिज़िकल एक्टिविटी, उनका लाइफस्टाइल क्या है, वेदर इट इज़ हाईली एक्टिव, सीडेंट्री लाइफस्टाइल और मॉडरेट लाइफस्टाइल, वो भी उसी अकॉर्डिंग जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो चेंज होते रहते हैं. नेक्स्ट कम्स द एक्सटर्नल सोर्सेज, उसमें है फूड सेफ्टी. सेकेंड इज़ कल्चर, कि कैसे कल्चर को बिलोंग करते हैं, उस कल्चर में पर्टिकुलरली कौन सी डाइट पे फोकस किया जाता है.
देन कम्स सोशल एंड इकोनॉमिकल सर्कमस्टांसेस, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वो अगर कोई इकोनॉमिकली डिप्राइव्ड है तो उनको कैसे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट देनी है, या फिर अगर कोई इकोनॉमिकली बहुत रिच है और लाइफस्टाइल उनका डिफरेंट है, तो हर चीज़ इंटर रिलेटेड है आपस में। सो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए हम एक न्यूट्रिशनल स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि सबकी बॉडी डिफरेंट होती है, सबका लाइफस्टाइल डिफरेंट होता है, सबकी अलग नीड्स होती हैं जिसको हमें केटर करना होता है। सो आइडियल न्यूट्रिशनल स्टेटस अकर्स व्हेन द न्यूट्रिएंट इनटेक कन्फर्म्स टू न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स। सो बेसिकली जो एक न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है किसी पर्सन की, अगर न्यूट्रिएंट इनटेक उसको जस्टिफाई करता है, देन the person is said to have an ideal nutritional status. Now what are the consequences of individuals nutritional status? So basically there are three type of consequences. First one is optimal. If the person is having adequate amount of nutrients that conforms to the requirement or the recommended diet, then the person is said to have an optimal nutritional status. It is a powerful factor of health and well-being. It promotes good health, prevents diseases, and improves the quality of life. Second is undernutrition. If the person is not able to meet his daily nutrient requirement, then the person might lie undernutrition, and it may lead to increased infections and decreased physical and mental development. Third comes overnutrition. If the amount of nutrients is more than the recommended one, then the person may lie under overnutrition, which may lead to obesity, metabolic syndrome, and type 2 diabetes. Now after talking about nutritional status comes the nutritional assessment. Now what is nutritional assessment? Assessment, we all know, the way we assess or test or we check about the nutritional status of any individual. So it is basically a structured way to establish the nutritional status and energy requirement by objective measurements, and whereby accompanied by objective parameters and in relation to specific disease indications. Basically अगर इसका एक जिस्ट पता करें तो ये एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे होता है, एक प्रॉपर सेट ऑफ पैटर्न को ये फॉलो करता है, जिसके थ्रू हम न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट को हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेट पैरामीटर्स। एंड ये चेक करने के लिए इफ़ द इंडिविजुअल इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज़, or if the person lies in the optimal nutritional status or is undernourished or overnourished. This is the basic process through which we get to know about it. So what is the purpose of nutritional assessment? So there are like three basic purposes. First one is identify the population who are at risk और आर माल नरिश्ड और ओवर नरिश्ड. सो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं उस पॉपुलेशन को जो इसके रिस्क में होती है, वेदर दे आर माल नरिश्ड, अंडर नरिश्ड, ओवर नरिश्ड और वॉट एवर. Now once we identify, the next step comes to develop healthcare programs to meet the nutritional needs of the population. So once we know like a society, a group of people are suffering from this problem, like say they are malnourished or they are overnourished, then we have to develop a healthcare program to meet the nutritional needs of the population. Supposing they are undernourished, so we have to make arrangements so that we can provide them proper nutrients or their nutritional need can be fulfilled. Now after we identify and then develop the healthcare program, the third purpose comes to measure the effectiveness. Now we have to see whether the programs that we created are effective. Do we need to intervene and make the changes or not? So basically first one is identify. सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन सी population किस रिस्क पे हैं. Then we create a proper healthcare program. And third is वो जो हमने हेल्थ केयर प्रोग्राम बनाए उनकी इफ़ेक्टिवनेस देखती है कि क्या वो जिस पर्पज़ से बनाए गए हैं उसको फुलफ़िल कर रही है या नहीं, और अगर नहीं कर रही है तो हम उनमें सूटेबल चेंजेस क्रिएट कर दें ताकि वो उस पर्टिकुलर नीड को फुलफ़िल कर दे.
Now these are the basically direct method of nutritional assessment, जिसको हम ABCD of nutritional assessment भी कहते हैं. Now ABCD क्यों? ABCD because A for anthropometric, B for biochemical, C for clinical, and D for dietary measurement survey. So these are the ABCD of nutritional assessment. Now first is anthropometric assessment. Anthropometric is basically a study of body proportions and measurement. So it is the systematic measurement of human body composition which includes body height, weight and proportions. Now these measurements are then compared to the reference data of same age and sex groups to evaluate the nutritional status. We all know we have a reference data कि एक exact इस particular age की supposing male की if the person has this much height then the ideal weight is this. So ये हमारे एक reference data बन जाते हैं जिसके जो एक हमारे कंपैरिजन का बेसिस बन जाता है. तो अगर हम किसी का भी असेसमेंट करते हैं we compare it to that particular reference person. It is used to determine nutritional status of an individual by evaluating both under and overnutrition. Now these are the things that come under anthropometric assessment. So सबसे important इस टॉपिक में यही है क्योंकि वो आपको बोल देंगे कि from the following list you have to identify which are the method of anthropometric assessment. So हो सकता है उसमें हाइट लेंथ वेट या MUAC या हेड सर्कमफ्रेंस ये दे दिए. यू हैव टू आइडेंटिफाई एनी 4 और दे कैन आस्क कि इनमें से कौन सा नहीं है. सो यू शुड नो दैट दीज आर द थिंग्स दैट कम अंडर anthropometric assessment. Now first one is height or length and second is weight. See basically height length और weight ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं या एक साथ in the form of BMI भी हो सकता है, that is body mass index. Basically length and weight का इसमें यही रोल है कि हम BMI derive कर सकें. Then comes MUAC which is also known as mid upper arm circumference जो एल्बो एंड आपके शोल्डर के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में मेजरमेंट किया जाता है. देन कम हेड सर्कमफ्रेंस, देन इज़ हेड एंड चेस्ट रेशियो, देन इज़ हिप एंड वेस्ट रेशियो एंड द लास्ट इज स्किन फोल्ड. स्किन फोल्ड बेसिकली इस आइडिया पे बना है कि जो आपका बॉडी फैट होता है दैट इज़ इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द बॉडी. सो उसके थ्रू हमें पता चल जाता है कि फैट कॉम्पोजिशन आपकी स्किन के अंदर कितना है. So that is also a method of anthropometric assessment. Now the terms associated with this particular assessment is number 1 stunting. Stunting means low height for age. If a person has low height when compared to the particular age, then it is known as stunting, which is usually caused by long-term insufficient nutrient intake and frequent infections. They have decreased physical and mental productivity or capacity. So basically if a person has low height for his age then it is known as stunting. Similarly second term comes wasting. Wasting means low weight for height. See when you see stunting it is low height and when you see wasting it is low weight. So you can relate this wasting W with the W of weight. So WW becomes wasting and weight. You can relate it so that it is easy for you to remember while you are giving the exam. So wasting means low weight for height. It is a strong predictor of mortality among children under 5 years of age. Wasted children are more vulnerable to the vulnerable than other children. So basically इन दोनों में से क्वेश्चन कैसे आते हैं. ये मैच द फॉलोइंग के बेसिस में बहुत बार पूछा गया है जिसमें वन साइड पे आपका लिखा होगा कि लो हाइट फॉर एज और मे बी लो वेट और फॉर हाइट एंड सेकंड कॉलम में आपका स्टंटिंग एंड वेस्टिंग ऐसे टर्म्स लिखे हैं. सो यू हैव टू मैच. सो बेसिकली आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि स्टंटिंग में क्या होता है एंड वेस्टिंग में क्या होता है. Then comes stadiometer. Stadiometer is an instrument with a movable headpiece used to measure height where subject stands barefooted. So if we talk about it, तो ये हमारे like stadiometer होता है where the person stands barefooted and there is a movable headpiece to measure the height. And fourth comes BMI, which is also known as body mass index. It is the international standard for assessing body size in adults
and the formula is weight in kg divided by height in meter square. So इसका formula बहुत important है, ये बहुत बार पूछा भी गया है. Now, if we talk about the BMI cutoff, if the person's BMI is less than 18.5, then he's or she is said to be underweight. If the cutoff is from 18.5 to 24.9, then he is considered to be normal. If it is from 25 to 29.9, then he is considered to be overweight, and if the cutoff is more than 30, then he is obese, he or she. So basically ये एक BMI cutoff है that helps us to determine the nutritional status of the person. So इसमें ideal BMI के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, what is the ideal range of a normal person, then it comes to 18.5 to 24.9. Now what are the advantages? Advantages of anthropometric assessment is it measures many variables like we studied वो height, weight, head circumference, head to chest ratio, hip to waist ratio, skin fold, mid upper arm circumference, ये सारी चीज़ें इसमें measure करता है. So it is one of the most important type of assessment because ये बहुत सारे variables को एक साथ measure कर सकता है, like बहुत सारे variables को अपने under consider करता है. Second is readings are reproducible. Reproducible means they can be measured again and again. Supposing if a person has taken his weight and he is not sure or he just wants to recheck, तो वो instantly दोबारा weight या height ले सकता है. And third is it is non-expensive and needs minimal training. इसमें आपको एक बहुत ही experienced person की ज़रूरत नहीं है कि वो आके आपकी readings note करेगा. You can easily stand on the weighing machine or under the stadiometer or anything, and you can take the readings, and it is one of the non-expensive method of assessment. Now the disadvantages of anthropometric measurements are that there might be problems with reference standards, that is local versus international standards. So see, the reference person we consider here in India might differ from the reference person that people consider in America. So this is a problem. We may have different reference persons for at international level or local versus international standards. So that is the main problem. And second is limited nutritional diagnosis. सो बेसिकली इसमें हम हर चीज़ का न्यूट्रिशनल असेसमेंट नहीं कर सकते हैं. हमें इसमें ये नहीं पता चलेगा इफ़ अ पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम एनी न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसी और नॉट. इसमें हम बेसिकली आपका इफ़ द बॉडी वेट इज़ आइडियल और नॉट, फैट डिपोजिशन कितना है और ऐसी चीज़ें हमें पता चल जाएगी. बट if a person is suffering from calcium or not, if the person is protein energy malnourished or not, ये चीज़ें हमें नहीं पता चलता है. So that is the problem, that it deals with only limited nutritional diagnosis. Next comes biochemical assessment. It is a laboratory test based on blood and urine and can be important indicators of nutritional status. इसके अंडर जो आते हैं that is blood test, यूरिन टेस्ट और स्टूल टेस्ट. नाउ हीमोग्लोबिन टेस्ट हम सबको पता है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपका प्रॉपर आपके ब्लड प्रोफाइल के बारे में जितने भी टेस्ट हो सकते हैं, लाइक थायराइड का टेस्ट होता है और हीमोग्लोबिन का टेस्ट होता है, हमें इससे पता चलता है इफ़ द पर्सन इज़ एनेमिक और नॉट. और इफ़ वी टॉक अबाउट कि हमें प्लेटलेट काउंट्स पता चलते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो हमें ब्लड के थ्रू इंस्टेंट पता चल जाते हैं. सिमिलरली यूरिन टेस्ट के थ्रू वी कम टू नो अबाउट द प्रोटीन का लेवल कितना है, या इफ़ देयर इज़ एनी लाइक यूरिया का लेवल कितना है. एंड सिमिलरली फॉर स्टूल टेस्ट वी कम टू नो इफ़ देयर इज़ एनी पैरासाइट्स, इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स प्रेजेंट और नॉट. सो ये सारे वो टेस्ट हैं जिसके थ्रू हमारे को बहुत सारी अपनी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज़ या एनी प्रॉब्लम जो भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है विच इज़ नॉट विजिबल एट द प्रेजेंट टाइम, हमें वो चीज़ें भी पता चल जाती है. बहुत ही इनिशियल स्टेज पे पता चल जाती है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं. सो इफ़ द हार्मोनल एक्टिविटीज़ फाइन और नॉट, सो बेसिकली इट डील्स विद दैट. So hemoglobin test information about protein, trace elements, etc. Stool examination tells us about the presence of ova or intestinal parasites. Then status or presence of albumin, sugar and other infections. And the last is analysis of hair, nail, skins for micronutrients. Now इसके advantages क्या होते हैं? It is useful for detecting early changes before clinical signal appears.
सो बेसिकली आपकी बॉडी पे साइंस एंड सिम्टम्स शो होने से पहले ही जो चेंजेस आते हैं वो हम आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं. इट इज़ प्रिसाइज, एक्यूरेट एंड रिप्रोड्यूसिबल. बहुत ही प्रिसाइज होते हैं, एज इन यू नो द एग्जैक्ट रीडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इन योर बॉडी एंड वी हैव द रेंज. अगर आपका लेवल उस रीडिंग रेंज के अंदर है दैट मीन्स इट इज़ फाइन. अगर वो ऊपर नीचे है तो यू नो कि वेदर यू आर हाई ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग और लो ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, सो दैट प्रॉपर चेंजेस कैन बी मेड. इट इज़ एक्यूरेट क्योंकि आपको एग्जैक्ट रीडिंग पता चल रही है. एंड इट इज़ रिप्रोड्यूसिबल, लाइक यू कैन अगेन टेक दैट टेस्ट, सो इट इज़ रिप्रोड्यूसिबल. नॉट डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. येस, अब आप सुबह जाके अगर अपना ब्लड टेस्ट देते हो या कुछ देते हो तो देर आर चांसेस कि आपको उसकी रिपोर्ट शाम को मिलेगी या अगले दिन मिलेगी. एंड कुछ टेस्ट ऐसे होते हैं दैट टेक एटलीस्ट 2 days टू गिव देयर रिपोर्ट. सेकेंडली, इट इज़ एक्सपेंसिव. हर टेस्ट का अपना डिफरेंट रेट होता है एंड सम टेस्ट्स आर रियली वेरी एक्सपेंसिव. Then it cannot be applied at large scale. And last is it needs trained personnel. So we need trained people to take this test and give the report. ये हर कोई नहीं कर सकता. Then third comes clinical assessment. It is an essential feature of all nutritional surveys. It is simplest and most practical method of ascertaining the nutritional status of the group. It utilizes a number of physical signs that are associated with malnutrition, deficiency of vitamins और micronutrients. So basically इसके अंदर जितने भी साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो हमारे को बहुत ही ईजिली पता चल जाते हैं. उसके थ्रू हम असेसमेंट करते हैं. लाइक वी नो अगर आइस में येलोइश हो रहा है कुछ, सो वी नो इट कैन बी अ साइन ऑफ जॉन्डिस. सिमिलरली अगर ब्रिटल नेल्स हैं और एनीथिंग लाइक दैट, हमारे को साइंस एंड सिम्टम्स के थ्रू हम उसकी अंडरलाइंग कंडीशन जो है या जो डिज़ीज़ हो सकती है या जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो सकती है वो हम गेस कर पाते हैं. Now if we talk about illness that is caused due to improper nutrition, then if we see at this malnourished image, तो इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो एक malnourished और the person who intakes less nutrition than the required one suffer कर सकता है. So the first one is anemia, which is due to lack of iron. Then protein energy malnutrition. Then xerophthalmia, that is deficiency of vitamin A. Second is beriberi, that is deficiency of vitamin B1. Third is scurvy, that is deficiency of vitamin C. Then rickets, that is deficiency of vitamin D. Then goiter, that is deficiency of iodine. And last is osteoporosis, deficiency of calcium. ऐसी बहुत सारी और प्रॉब्लम्स है जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो हो सकती हैं. Now if we see at other image, then the problems the illness that this person can suffer is stroke, then heart disease, obesity, diabetes mellitus, gallstones, dental caries or gout. Now the advantages of this particular clinical examination is it is fast and easy to perform. आप on the spot देख के guess कर सकते हो. It is inexpensive, like it is not expensive. And third is non-invasive. Non-invasive means like it does not need a body. We don't need to put anything inside. like आपके जो दूसरे टेस्ट होते हैं जिसमें हम इंजेक्शन या सिरिंजेस या ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं, इसमें उन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है. Then next is disadvantages. It does not detect early cases. सो साइंस एंड सिम्टम्स हमारे बहुत ही लास्ट स्टेज पे आते हैं जब प्रॉब्लम एक्चुअली बहुत बढ़ चुकी होती है. सो इसका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. लाइक बायोकेमिकल टेस्ट में हमें बहुत ही अर्ली स्टेज पे पता चल जाता है जब चेंजेस शुरू ही होते हैं. उसी तरह साइंस एंड सिम्टम्स एक लास्ट स्टेज होती है जब प्रॉब्लम बहुत सीवियर होती है, तभी उसके साइंस एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं. सो समटाइम्स इट इज़ टू लेट टू वर्क अपॉन. सो इसका ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है. Now the last comes dietary measurement survey. So इसके अंदर nutritional intake of human is assessed by 4 different methods. First one is 24-hour recall. Second is weighted intake. Third is food frequency. And fourth is dietary history. Now under 24-hour recall, the person is asked to recall all the food and drinks taken in last 24 hours. तो उसने last 24 hours में जो जो कंज्यूम किया होता है, जिस स्टेप में किया होता है, स्टेप एज इन जिस
लाइक ब्रेकफास्ट में क्या खाया, देन लंच में क्या खाया, बीच में अगर कुछ ड्रिंक या स्नैक खाए, सो वो उसी वे में बताना होता है. It is easy, quick, and depends on short-term memory. So there are people who may not remember what they had in the breakfast the previous day. So ये बहुत ही कई बारी प्रॉब्लम में हो जाते हैं, प्रॉब्लम पड़ जाती है if the person is not able to memorize that or he may skip something. So ये totally short-term memory पे depend करता है. And third is it may not be representative of what person usually takes. Now for example, I happened to attend a wedding last day. So मैंने वहाँ पे I had all kind of sweets, all kind of fried food, all kind of Chinese and Italian food. Now if I take this particular test the next day, then what am I going to say for the 24-hour recall thing, that I had all the Italian food, all the fried food and all. So it is not representative of the thing that I usually eat this thing. मैं हमेशा तो ये नहीं खाती हूँ ना, it is just for the one day. So it is not representative of what I usually take. ये तो एक दिन की बात है. So we cannot judge on the last day only. We need to take उसका continuous कि usually क्या खाते हैं. So इसका ये एक बहुत बड़ा disadvantage है. Then comes weighted intake. Now the meal eaten by the person is weighed and the contents are exactly calculated. So जो ingredients use हुए हैं, जो चीज़ें खाई हैं, उसका हम प्रॉपरली वे करते हैं एंड उसको कैलकुलेट करते हैं. नाउ दिस मेथड इज़ हाईली एक्यूरेट बट इट इज़ एक्सपेंसिव एंड नीड्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट्स. सो ऑब्वियसली अगर आप हर चीज़ को प्रॉपरली वे कर रहे हो, उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो ये ऑब्वियसली बहुत टाइम कंज्यूमिंग एंड एफर्ट्स बहुत ज़रूरत पड़ती है. दो इट इज़ एक्यूरेट बट इसमें बहुत टाइम एंड एफर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है. Now the number of servings from each group is determined and compared to minimum requirement. Now जो servings हर ग्रुप से बंदा कंज्यूम करता है, इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं, उसकी हम एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं एंड जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके साथ कंपेयर करते हैं. Amount of energy and specific nutrients in each food consumed is calculated and compared with recommended daily intake. सो जो भी रिकमेंडेड डेली इनटेक होता है उसके साथ कंपेयर किया जाता है. थर्ड कम्स ऑफ फूड फ्रीक्वेंसी. इन दिस मेथड द पर्सन इज़ गिवन अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स टू इंडिकेट हिज और हर फूड इनटेक इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी पर डे. सो इसमें अराउंड बहुत लंबी लिस्ट होती है फूड आइटम्स के, अबाउट 100 फूड आइटम्स होते हैं. सो उसमें द पर्सन हैज़ टू टेक कि वॉट ऑल फूड एंड इंग्रेडिएंट्स ही कंज्यूम एंड एट वॉट फ्रीक्वेंसी एंड क्वांटिटी पर डे. सो इसके एडवांटेजेस होते हैं, इट इज़ इनएक्सपेंसिव एंड मोर रिप्रेजेंटेटिव, आपकी डाइट को और ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है एंड इट इज़ ईजी टू यूज़ बिकॉज टिक करना होता है तो ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती. डिसएडवांटेजेस क्या होता है, बिकॉज द लिस्ट इज़ सो लॉन्ग एंड द पर्सन हैज़ टू टेल अबाउट द फ्रीक्वेंसी एंड द क्वान्टिटी पर डे, सो इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग. सो लॉन्ग क्वेश्चनेयर होता है विच टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. सेकेंड इज़ एस्टिमेशन ऑफ सर्विंग साइज़ में वेरी. सो हम लोग हो सकता है जो हमारे घर पे जो बोल साइज़ यूज़ होता है दैट में बी बिगर दैन द प्रॉपर जो एक स्टैंडर्ड साइज़ होता है, बिकॉज स्टैंडर्ड वे में अगर हम देखा जाए बॉल साइज़ बहुत डिफरेंट होता है. बट हम घर में कई बार क्या होता है जो हर जो आपकी कटलरी सेट होता है उसमें बॉल साइज़ जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है. सिमिलरली जो स्पून साइज़ होता है, वी मे कंज्यूम अ टी स्पून एंड कॉल इट अ teaspoon, but at home if we are using a tablespoon and we confuse it with teaspoon, तो वो सारे चेंजेस भी जो होते हैं जो हम घर पे यूज़ करते हैं एंड जो स्टैंडर्ड साइज़ है उसमें जो डिफरेंस आता है दैट इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज. थर्ड इज़ एप्टेशन रिक्वायर्स विथ न्यू प्रोडक्ट्स टू मेंटेन डाइटरी हैबिट्स. सो मार्केट में हर दिन बहुत नई नई चीज़ें आती है विच इज़ सेड टू बी लो ऑन कार्ब्स, लो ऑन प्रोटीन्स या हाई ऑन कैल्शियम, हाई ऑन प्रोटीन. तो इनका अपडेशन करना भी इज़ टीडियस टास्क, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड दैट इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज बिकॉज वो हर बार अपडेट करना पड़ता है. एंड द लास्ट हियर कम्स डाइटरी हिस्ट्री. इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज़ टू डिस्कवर द यूजुअल फूड इनटेक ऑफ इंडिविजुअल्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो एक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम क्या क्या एक इंसान कंज्यूम करता है उसको डिस्कवर करना एक मेन ऑब्जेक्टिव है. इट टेक्स हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड हाउस होल्ड मेजर्स, जो घर के स्टैंडर्ड हाउस होल्ड मेजर्स होते हैं उसकी हेल्प लेते हैं स्पून्स एंड कप्स की टू एस्टिमेट द पोर्शन साइज.
ना इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, इट एस्टिमेट्स न्यूट्रिएंट इनटेक ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड डिसएडवांटेजेस आर इट इज़ अगेन टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम को केटर कर रहे हो तो टाइम कंज्यूमिंग तो होगा ही, and it requires experienced and trained personnel, so it is not possible for everyone to take this test, so इसमें भी हमें एक बहुत ही ट्रेंड पर्सन की ज़रूरत होती है। नौ अगर हम इसमें बात करें तो इस पर्टिकुलर में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है दैट इज़ अगेन दीज 4 थिंग, वो पूछ सकते हैं कि डाइटरी मेजरमेंट सर्वे के कौन कौन से पार्ट हैं। सो यू हैव टू सेलेक्ट, इट इज़ 24 आवर रिकॉल, वेटेड इनटेक, फूड फ्रीक्वेंसी एंड डाइटरी हिस्ट्री। सो बेसिकली यू नीड टू नो ऑल द सब पार्ट्स ऑफ दीज असेसमेंट्स बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली द टर्म्स जो मैंने स्टंटिंग एंड वेस्टिंग के बारे में बताया था वो बहुत आता है। देन द BMI का फॉर्मूला इज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ ऐसे बहुत ही रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं जो हर बार ऑलमोस्ट किसी ना किसी वे में पूछा है। सो आई होप अब आपकी जितनी भी कन्फ्यूजन्स होंगी वो क्लियर हो चुकी होगी। एंड इन केस यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ like, subscribe, share it with your friends and let me know your reviews in the comment box. Thank you.